अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, यरूशलेम के हवाले से पैलेस्टीनियन क्लेम करते हैं कि ये मुसलमानों का शहर है और इस पे मुसलमानों का हक है। अजीज दोस्तों, 3000 साल बीसी इस्लाम के आने से 5000 साल पहले यरूशलेम शहर बनाया गया था। यरूशलेम शहर इस्लाम के आने से 5600 साल पहले बनाया गया था। अजीज दोस्तों, मेराजुन नबी का वाक़या कहा जाता है कि उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के मक्का से गए थे प्रोफेट मोहम्मद और वो यरूशलेम और फिर अल्लाह से मिलने गए थे। इसके अलावा ये एक किस्सा, एक मिथ के अलावा कोई प्रूफ नहीं है कि प्रोफेट मोहम्मद ने कभी यरूशलेम का विज़िट किया हो। कुरान में, जो कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है, यरूशलेम का कोई जिक्र नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं यरूशलेम की तरफ पीठ करके। जब मक्का में था मुसलमान, तब यरूशलेम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता था, इसलिए कि वो नबियों की मुक़द्दस जगह थी। वहाँ पे ज़्यादातर नबी वहाँ पे पैदा हुए हैं, तो इसलिए नया नया इस्लाम आया था तो वो तो कॉपी पेस्ट ही था ना जीसस की बाइबल और मोसेस की तौरेत से। तो अट्रैक्ट करने के लिए यहूदियों को और क्रिश्चियनों को उस तरफ रुख रखा गया। जब मदीना गए, पॉलिटिकल पावर मिली, स्ट्रॉन्ग हुए इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली, तो फिर अचानक एक दिन जिब्राइल आते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को कहते हैं, नमाज पढ़ रहे थे वो मदीना में यरूशलेम के रुख पे, तो नमाज के दौरान जिब्राइल ने कहा कि यरूशलेम की तरफ पीठ करके नमाज पढ़ो। तो उस दिन से खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ। ये अब क्या है सारी चीज़ मैं नहीं बताता, लेकिन ये वाक़या मस्जिदुल किबलतैन में हुआ था। जो मदीना में एक मस्जिद है, मस्जिदुल किबलतैन, यानी दो किबलों वाली मस्जिद, उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए ये हुआ था। हमने कई बार मस्जिद किबलतैन का भी रुख किया है, गए हैं, विज़िट किया है। तो मतलब इस्लाम के स्ट्रॉन्ग होते ही यरूशलेम की तरफ पीठ कर दी, तो फिर किस किस्म का क्लेम आपका है? किसी भी अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री का आज तक यरूशलेम कैपिटल नहीं रहा। यरूशलेम इब्तिदा से कैपिटल था किंगडम ऑफ इज़राइल, किंगडम ऑफ जूडा। और अजीज़ दोस्तों, बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, तो यहूदियों ने आज तक कभी किसी के देश पे हमला नहीं किया। इनके अपने देश इज़राइल पे जब से इस्लाम आया है तब से, और इससे पहले क्रिश्चियनिटी, इसके पहले दूसरे इन्वेडर्स हमला करते रहे, जैसे भारत के ऊपर होता रहा है। लेकिन कभी यहूदियों ने, जिस तरह कभी भारत के लोगों ने बाहर जाके अटैक नहीं किया, इन्वेड नहीं किया, इसी तरह कभी यहूदियों ने भी इन्वेड नहीं किया, अटैक नहीं किया। 3300 साल से जुडाइज़म है, 3300 साल से जुडाइज़म की ह्यूमैनिटी पे कंट्रीब्यूशन साइंस के हवाले से है, और दूसरी इंसानियत की खिदमत करने वाली, जैसे दुनिया में तरक्की हुई, इसमें यहूदियों का क्या किरदार है यह हर आदमी को पता है। मुसलमानों की कोई एक कंट्रीब्यूशन बता दें ह्यूमैनिटी के हवाले से। अजीज़ दोस्तों, यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, आपको पता ही है, और वापस अर्सला वॉन डर लेyen प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन इलेक्ट हो गई हैं। उनको 400 से ज़्यादा वोट मिले, और ये है कि 401 वोट उनको मिले और 284 वोट उनके अगेंस्ट में आए। उनको ग्रीन पार्टी और लेफ़्ट की पार्टियां और सब ने इनको सपोर्ट किया था, तो ये इलेक्ट हो गई। लेकिन पोलिश मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा है कि क्रिमिनल यूरोपियन यूनियन की चीफ अर्सला वॉन डर लेyen यूरोपियन पार्लियामेंट में वापस आ गई हैं प्रेसिडेंट बनके। इसको तो जेल में जाना चाहिए। तुमको यूरोपियन यूनियन माइग्रेशन पैक्ट
जो कि एक एंटी यूरोपियन यूनियन था, उसको प्रोमोट करने पे शर्म आनी चाहिए। और मिलियंस ऑफ वीमेन इन यूरोपियन यूनियन, बच्चे यूरोपियन यूनियन में आज खतरे से दो चार हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने शहर में खुद अपने आप को महफूज नहीं समझते। जितना रेप यहाँ पे हो रहा है इसके रिस्पॉन्सिबल अर्सला वॉन डर लेyen है, और ये ट्रेजेडी है। Hernik. Pani Przewodnicząca, Szanowni Europosłowie, Pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost Pani powiedział to, co o Pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest Pani twarzą wszystkich unijnych, klimatycznych wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest Pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do Pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak Pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada Pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to Pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy i za to, co Pani robi, powinna Pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie Pani, co myślimy o Pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie Pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Nawet Pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się Pani kłaniać w pas. Dziękuję. Now. अजीज दोस्तों, बात तो गलत नहीं है और हम उसके बिल्कुल हक में हैं कि ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने, पोलिश मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने। और अर्सला वॉन डर लेyen ने अपने पहले स्पीच में इलेक्शन जीतने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद यूरोपियन कमीशन के पहले स्पीच में जो राग अलापा है वो ये है कि गज़ा में खून खराबा बंद होना चाहिए। हम इमीडिएट सीज़ फायर की बात करते हैं, हम इजरायली होस्टेज की भी रिलीज़ की बात करते हैं और हमें आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा जो इन्होंने आजकल जो ड्रामा रखा हुआ है वो रशिया यूक्रेन है। तो रशिया यूरोप के ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी तक नरम रवैया रखे हुए हैं रशिया के साथ। हम हमेशा यूक्रेन के साथ रहेंगे, चाहे कितना भी वक्त लगे, कुछ भी हो, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अजीज़ दोस्तों, यूरोप में सबसे बड़ा मसला इस वक्त माइग्रेंट्स का है। माइग्रेंट्स हम भी हैं, माइग्रेंट्स जो हिस्टोरिकली आए हैं वो भी हैं, लेकिन करंट जनरेशन ऑफ माइग्रेंट्स है। एक तो वो जनरेशन जो कि यहाँ पे तीसरी चौथी जनरेशन में पैदा होने के बाद भी आज भी वो इस कल्चर, इस सोसाइटी में एसिमिलेट नहीं हो सके, इससे अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के रखा हुआ है। वो टोटल एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में और वायोलेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जो सबसे बड़ा मसला आ गया है वो है इलीगल माइग्रेंट्स जो भर भर के आ रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो देखी कि स्पेन के एक बीच पे इतनी गर्मी है तो टूरिस्ट भरा पड़ा है, बीच पे लोग लेटे हुए थे, अचानक 3-4 कश्तियाँ आ गईं और हर कश्ती में कोई 50-100 लोग थे। सब यंग मेल थे, आदमी थे, कोई इसमें ना बच्चा था ना औरतें थीं। जबकि अगर जहाँ से ये लोग आए हैं, नॉर्थ अफ्रीका से, सेंट्रल अफ्रीका से, और फिर ये एक सेंटर ऑफ कलेक्शन हो गया है माइग्रेंट्स के लिए, नॉर्थ अफ्रीका ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ से यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर
मिलते हैं इटली से, स्पेन से, पोर्टुगल से, इंग्लैंड के, फ्रांस के, तो वहाँ से कश्तियाँ आती हैं। तो यहाँ पे दुनिया भर के इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि सोमालिया से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, सारी जगहों से यहाँ पे जमा होते हैं और कश्तियाँ भर भर के आती हैं। ये एक बार लैंड कर गए तो यूरोपियन यूनियन का कानून इनको डिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देता सरकार को। फ़ौरन अदालतें खड़ी हो जाती हैं, लेफ्ट के NGO फ़ौरन पहुंच जाते हैं अदालतों में, कोई डिपोर्ट हो नहीं सकता। एक बार इनका कानून है यूरोपियन यूनियन का कि आपकी ज़मीन पे एक इमिग्रेंट आके लैंड कर गया है, आपको उसको पनाह देनी है, उसका सियासी पनाह का, अजाइलम का केस स्टडी करना है। और फिर अगर वो जायज़ नहीं है, झूठ बोल रहा है, गलत केस है, तो फिर उसमें इतना टाइम निकल जाता है कि एक मिसाल है कि रोज़ के अगर 500 लोग आ रहे हैं, खाली इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, तो उन 500 का खाली आप क्या कलेक्ट कर सकते हैं पहले दिन? सबसे पहले तो ये पासपोर्ट फाड़ के आते हैं। अब आपके पास इनकी आइडेंटिटी का ही कोई जरिया नहीं कि एक आदमी आता है, वो बंगाली है, पाकिस्तानी है, अफगानी है, ईरानी है, सोमालियन है, कौन है, कहाँ से, किसको नहीं पता। इस वेरिफिकेशन में ही आपके कई हफ्तों निकल जाते हैं और रोज़ के लोग आ रहे हैं। और फिर आपके जब तक ये वेरिफिकेशन होती है तब तक आपने इनको होटलों में रखना है, खाना पीना देना है, खर्चा पानी देना है। और फिर उस वेरिफिकेशन के आने के बाद वो आपको एक स्टोरी बताता है। सपोज एक पाकिस्तानी है, वो आके कहता है कि मैं PTI का हूँ, मेरे पंजाब में मेरे ऊपर ये केस बना है, वो केस बना है। आजकल डिजिटल दौर है, 50 प्रूफ बना लेता है डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, पेपर प्रूफ, कि ये देखो मेरे घर पे छापा पड़ा था, ये हुआ था, वो हुआ था। या पाकिस्तान में तो ISI का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता कि किसको उठाता है, किसके ऊपर क्या करता है। अब ये वेरिफिकेशन में महीनों सालों लग जाते हैं। उस दौरान वो यहाँ पे सेटल हो जाता है, जॉब कर लेता है, इलीगल जॉब करता है, बेनिफिट भी ले रहा है, लैंग्वेज सीख लेता है, यहाँ के सिस्टम में इन हो जाता है। मौका मिलता है तो कोई बच्ची फंसा के शादी कर लेता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपका बाथ टब आपने भरने के लिए रखा है, उसका वो लगा के, तो आपका बाथ टब अगर भर गया है और बाहर निकल रहा है पानी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पानी जो बाहर निकला है उसका पोंछा लगाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो आप नलका बंद करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और अगर एक कंट्री अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकता तो वो पाकिस्तान की तरह एक बनाना रिपब्लिक है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बनाना रिपब्लिक है और बनाना रिपब्लिक ही रहेगा जब तक कि आप अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर सकते, फिजिकल बॉर्डर और आइडियोलॉजिकल बॉर्डर। आपकी कल्चर पे, आपकी आइडियोलॉजी पे, आपके सिस्टम पे जिस तरह से हमले हुए हैं, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती ये कहने में। गलती आपकी है, आप अपने कंट्री को संभाल नहीं पा रहे। ये क्लियर मैसेज है कि आप नाकाम हो चुके हैं। कोई रेडिकल चेंजेस लानी होंगी, कोई तब्दीली लानी होगी, वरना तो फिर ये यूरोपियन यूनियन का कोई हल नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है आपके पास। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।